आपने तो सब क्लियर कर दिया, अब कुछ रहता नहीं है मुझे लगता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना क्या आपकी हॉबी है? शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आने लगा है। क्या बस बात है। लोग ही निकालते हैं, हम भी निकालते हैं। एक सीरियसनेस कब आई आपने? अप्रैल 2023 तक सिलेबस खत्म किया करीब और प्री में बैठा 23 के। कट ऑफ कम चली गई, इतनी मेहनत से इतनी दूर आ सकते थे, तो इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं आए 23 में। तो इस कैसा बार लगा जब इंटरव्यू में आपका नाम नहीं आया लिस्ट? मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बैक ऑफ द माइंड पता था कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा करके आए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपर एक 150 वर्ड का आंसर को 125 से और ज़्यादा में लिखे। 23 के प्री और मेंस के बीच में मुझे लग रहा था कि मैं डाउन गेम में हूँ ही नहीं, क्यों फाइट कर रहा हूँ। Unacademy. Let's crack it. Hello and welcome to Pathfinder by Unacademy, your one-stop destination for insightful discussions, deep analysis and smart strategies to qualify the UPSC Civil Service Examination. I'm your host and educator at Unacademy Offline Center, Vineet Thaplu. Today we have a guest, Rahul Shekhar. Hi Rahul, I welcome you on behalf of Unacademy. He has aced UPSC Civil Service Examination with a rank 242. He is from IIT Kanpur with Mechanical Engineering. Rahul, I again welcome you. बहुत सारे बच्चों के ये क्वेश्चंस है कि क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए, क्या सोर्सेज को रेफर करना चाहिए, आंसर राइटिंग, PYQs, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें हैं जिनका हम आज डिस्कशन करेंगे। अभी मैं आपसे जब बात कर ही रहा था तो पहले ही मैं राहुल जी के बारे में बता दूं। He has already qualified Indian Engineering Services with All India rank 3rd. He is already working in the government. He has also aced UPSC Civil Service Examination, and as yesterday Indian Forest Service result was declared, he has qualified that also. राहुल, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और आपने तो सब क्लियर कर दिया, अब कुछ रहता नहीं है मुझे लगता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना क्या आपकी हॉबी है? हॉबी सर, किसको पढ़ना इतना अच्छा लगता है? ऐसा तो नहीं है कि हॉबी है। ऑल्दो एक वो मीम आता है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आने लगा है। क्या बस बात है। वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टफ तो होता ही है सर, बट एट सम पॉइंट चीज़ें क्लिक करने लग जाती हैं, आई थिंक। और थोड़ा सा ऑफ कोर्स लक का साथ चाहिए। चीज़ें सब ट्रू। अपना एफर्ट किया, एक बाकी कॉन्फिडेंस भी आता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज, देन सिविल सर्विसेज, उसी के बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम क्वालिफाई किया आपने। आप IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। कॉलेज लाइफ कैसी थी? कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? सर मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे साल थे वो IIT कानपुर में। मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा था, वहाँ बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट था। एक आई स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस, यस एंड देन टू अ मैकेनिकल यस इंजीनियरिंग टू IIT कानपुर। यस सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ही सेकेंडरी चीज़ थी मेरे लिए IIT कानपुर में, फ्रैंकली। मैं अपने आप को IIT कानपुर में एक हॉकी प्लेयर के रूप में रिकॉग्नाइज़ करता हूँ, और सब लोग मुझे वैसे ही रिकॉग्नाइज़ करते हैं। मैं वहाँ पे स्टूडेंट इलेक्शंस भी लड़ा था, जनरल सेक्रेटरी था मैं। तो एक्चुअली मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में एंगेज था। पढ़ाई थोड़ा-सा पीछे रह गई थी, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा फेज़ था। जिस मतलब फ्रीडम फ्रीडम इज़ द वन वर्ड जिससे आप IIT कानपुर को रिलेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कहते भी है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द मदर ऑफ ऑल द ब्रांचेस। तो माना भी जाता है बहुत टफ है। तो योर पार्टिसिपेशन वाज टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, यू आर नोन एज एन हॉकी प्लेयर देयर। आपने कॉलेज के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट किया, जिससे आपने कहा थोड़ा स्टडीज पीछे रह गई। कैन जस्ट थ्रो सम लाइट, हाउ डू यू देन कोप अप, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच। आई डोंट नो, मतलब मैं इनफैक्ट 7th सेमेस्टर में मैं बैकलॉग भी आ गई थी, अटेंडेंस शॉर्ट हुए जा रही थी, लेकिन उस समय तो मैं काफ़ी डाउन एंड आउट था। एक्चुअली मैं 7th और 8th सेमेस्टर में डाउन एंड आउट फील कर रहा था। लेकिन और इसीलिए एक्चुअली मैं पहले से सिविल सर्विस करना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि लेट अस हैव समथिंग फॉर स्टेबिलिटी। सो मैं इतना कॉन्सेप्चुअल, मतलब जैसे ऑरा है ना सिविल सर्विसेज का, तो मैं भी उससे इंटिमिडेटेड था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। ESE नहीं होगा तो गेट हो जाएगा। गेट में भी मेरी अच्छी रैंक थी, 32 थी। फिर एक मेरे को बैकअप लिया आपने कि हाँ, बैकअप भी अच्छा है, बैकअप है, मतलब इट इज़ वो ऑब्वियसली हाँ, इट्स ऑल इंडिया हाँ। सर्विस। तो फिर वहाँ से थोड़ा-सा लगा कि अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, और जब एक बार कुछ कर लिया तो उसके बाद जो डर था वो टूट गया कि लोग ही निकालते हैं, हम भी निकाल सकते हैं। वो सबसे बड़ा ना एक हर्डल रहता है, यस होगा नहीं होगा, यस वो डर आपका खत्म हो गया। तो जब हम UPSC की बात करते हैं, आपने कहा कि सिविल सर्विस की तरफ इंक्लिनेशन पहले से ही था। यस
If I'm not right, did you get this inclination in the college? कॉलेज के बाद हुआ या जब आप स्कूल में ही थे तब हुआ? सर स्कूल में तो नहीं था डेफिनेटली। स्कूल में मैं 10th तक एनडीए के लिए काफ़ी इंक्लाइंड था, लेकिन फिर धीरे धीरे बिकॉज बात कर भी रहे थे, सैनिक स्कूल के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इंक्लिनेशन होता है कि डिफेंस फोर्सेस ही ज्वाइन करना। यस सर। फिर कॉलेज में मुझे मतलब ना मुझे वो सॉफ्टवेयर वाली जॉब्स और रिसर्च दोनों अपील नहीं की एक्चुअली, कि मैं एक डेस्क पे बैठा रहूँ। मुझे मतलब डेफिनेटली वो अच्छा काम कर रहे हैं लोग, उनका स्किल है, बट वो चीज़ मुझे अपील नहीं की। फिर मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखी, तो मुझे लगा कि इंडिया में इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी इम्पैक्ट करने का, वैल्यूएबल रहने का, समझ रहे ना, आपके To पास सब serve the कुछ। masses at the grassroots level. यस सर, सर्व इज वन थिंग एंड एक सर जब आप अपने आप को समझते हैं तो आप देखते हैं कि आप कैसे अपने आप को देखते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे रेलेवेंट रहना काफ़ी पसंद है, कि मैं स्कूल में भी मतलब कुछ कर रहे हैं, या फिर कॉलेज में गए तो जनरल सेक्रेटरी बने, या स्कूल में भी मैं दोस्तों के साथ काफ़ी उनको हेल्प भी करता था। तो ऐसी चीज़ों से मुझे लगा कि रेलेवेंट रहने के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैंने वो किया। लेकिन फिर फेल होने लग गया तो सोचा कि थोड़ा एक स्टेप पीछे ले लेते हैं, तो उस चक्कर में अच्छा, यहाँ जो पर आप अभी आ बात जाए। कर रहे हैं कि कॉलेज में एक सेमेस्टर में बैकलॉग था, हाँ। then you realized to have some a good backup, you opt for Indian Engineering Services. Yes. Then when you ace that with a rank third, then you get a confidence and you get more inclined towards the Yes. UPSC Yes, services. yes. Okay. अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहां पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स, और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। जो आपने डिसाइड कर लिया था कि यूपीएससी करना ही है, Yes. ठीक है, एक तो आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई किया एंड इससे आप और डिटरमिनेंट हो गए कि मुझे यूपीएससी करना ही करना है। कैन यू टेल मी, सीरियस प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट की? एक होता है ना कि हाँ मुझे करना है, और व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी क्वालिफाई कर ली, एक सीरियसनेस कब आई आप में? सर इंजीनियरिंग सर्विस का 2021 का एग्जाम निकाला है मैंने, उसका रिजल्ट आया था आई थिंक 28 मार्च, अब अगर मैं 3-4 साल हो गए, 28 मार्च 2022 को रिजल्ट आया था। ओके। फिर मैंने मई 2022 से स्टार्ट किया, 1-1.5 महीने का ब्रेक लेकर के। ओके। यस सर। तो उस समय से फिर अप्रैल 2023 तक सिलेबस खत्म किया करीब करीब, और प्री में बैठा 23 के। कट ऑफ कम चली गई, पेपर काफ़ी इंटिमिडेटिंग था 2023 का प्री का, दोनों पेपर जीएसबी सीसैट सीसैट भी, राइट। तो हो गया प्री, पता नहीं कैसे। फिर मेंस के लिए पहली बार आंसर मैंने प्री के बाद लिखा, ओह, मेंस भी हो गया, पता नहीं कैसे सब, मतलब ठीक है, उतना मुझे तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन हो गया। लेकिन इतनी मेहनत से इतनी दूर आ सकते थे, तो इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में नहीं आए 23 में, 24 में फिर से किया। तो इस कैसा बार लगा जब इंटरव्यू में आपका नाम नहीं आया लिस्ट में? आई नो इट विल बी अ वेरी शेकी मोमेंट, सर क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। वो चीज़ है सर, मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे बैक ऑफ द माइंड पता था कि लोग मुझसे बहुत ज़्यादा करके आए हैं 23 में, तो शायद मैं वहाँ पे ना रह पाऊँ। लेकिन क्या है ना सर, अपने लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर आ ही जाता है, ऑब्वियसली, हाँ? ऑब्वियसली। तो थोड़ा तो बुरा लगा ही था, लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर अगेन यू रीस्टार्ट। हाँ, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट गाइडेंस, जब आप कॉलेज में ही थे, आपने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, हाँ। और थोड़ा आप पहले ही पढ़ चुके थे इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, तो स्टार्ट में अपने गाइडेंस कैसे, एनीवन हु गाइडेड यू, क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए, और किस चीज़ ने आपकी डायरेक्शन एकदम अलाइन कर दी
प्रिपरेशन के लिए? सर एक्चुअली मैं मतलब बहुत ज़्यादा कॉलेज में स्टार्ट नहीं किया था। मैंने एक बार सोचा 4th सेम के बाद समर ब्रेक में स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने यूट्यूब पे देखा, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा दिन नहीं पढ़ा, लेकिन पहले देखा तो रोमन सैनी सर के 10 बुकलेट की 10 कौन सी बुक पढ़नी चाहिए उसकी एक 10 List मिनट की थी, लेक्चर भी हाँ। है। एक दो बुक मैंने पढ़ी, मॉडर्न इंडिया पढ़ी थी शायद। फिर इलेक्शन आ गया, फिर पढ़ाई बंद हो गई 1.5 साल के लिए। फिर उसके बाद तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मैंने गाइडेंस नहीं ली थी। एक बार कभी टुकड़े टुकड़ों में, एक बार वो हमारे कॉलेज के अभिषेक अग्रवाल शायद फर्स्ट रैंक आए थे 2013 में ओके। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से। उनसे मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि कॉलेज में वो 6 पॉइंट ग्रेजुएट हो गए थे। जेई में अंडर 100 रैंक थी उनकी। फिर आईआईएम में जा कर के उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट बने थे, फिर वहाँ सिविल सर्विस में फर्स्ट रैंक लाए थे। तो फिर मुझे लगा कि किया तो जा सकता है। एंड अब मैं अगर हाइंड साइड में बताऊँ ना, यूपीएससी बहुत ही सिविल सर्विसेज बहुत लेवल एग्जाम है। आप आईआईटी जेईई देखिएगा, हर कोई क्रैक नहीं कर सकता है, इतना एप्टीट्यूड बैरियर है उसमें। कोई इनफाइनाइट मेहनत से जेईई एडवांस नहीं निकाल सकता। लेकिन सिविल सर्विसेज इतना लेवल गेम है सबके लिए, मतलब एप्टीट्यूड बैरियर को नीचे करके और मेहनत का कंपोनेंट को या उन चीज़ों को, अनसर्टेनिटी, सारी फैक्टर्स को इतना उसने ला दिया है कि कोई भी निकाल सकता है सिविल सर्विसेज। लेकिन वो चीज़ हर एग्जाम में नहीं है, समझे, Okay. जिसमें भी एप्टीट्यूड बैरियर बहुत ज़्यादा है। So it means कि this is something, it means this exam is like, it is equal for all. यस, अगर कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, एक स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्लानिंग के साथ इसको प्रिपेयर करना चाहिए, इन अ गिवन स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन वन कैन एस दिस एग्जाम। यस, डेफिनेटली। आपके हिसाब से प्रिपरेशन का जो फंडामेंटल है क्या होना चाहिए? देखिए, इसको हम 2-3 तरह से देख सकते हैं। पहला, अगर आप ह्यूमन एस्पेक्ट की बात करें तो कोई मोटिवेशन किसी चीज़ से कुछ नहीं होता। क्लैरिटी और डिसिप्लिन, 2 चीज़ चाहिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, आज भी शायद रिपीट कर रहा हूँ, मोटिवेशन से इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है। इफ यू आर any day। डिसिप्लिन्ड यू विल गेट मोटिवेटेड। मोटिवेटेड तो ठीक है ना सर, इंटरनल है तो अच्छी बात है, एक्सटर्नल से कितना दिन कौन देता रहेगा, ये तो डोपामिन के एडिक्शन की तरह चीज़ है। और दूसरा एस्पेक्ट आ गया सर, कैसे करना है। मतलब मुझे लगता है कि यूपीएससी में शॉर्टर वेज हैं। सबसे शॉर्टर वेज पता है कहाँ से, मुझे जो अपना अंडरस्टैंडिंग है सर, हाँ, वी वुड लाइक मैं- टू नो दैट। हाँ मतलब मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी है, क्योंकि सर पेपर हर स्टेज पे एक ह्यूमन बना रहा है, तो वो पैटर्न है सर। पैटर्न अगर आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, प्री में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, तो चीज़ें ईजियर हो जाती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है सर, क्योंकि जॉब में है सर। हाँ। अभी आपको मैंने बताया कि आधा घंटा की मोहलत मांग के आया हूँ, 1 घंटे की, तो उसी टाइप से टफ पड़ता है मतलब मेरे लिए पढ़ पाना। तो थोड़ा सा ना, जैसे प्रीलिम्स है सर, अब डिकोड्स आ गए हैं, चाहे वो शॉर्टकट वीडियोज आ गए, लेकिन वो इसी चीज़ से आ रहे हैं कि ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी कि वो रिपीट करेंगे अपने आप को। सेम इन मेंस सर, ऑलमोस्ट श्योर है कि एग्रीकल्चर के चैलेंजेस पे कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आएगा ही आएगा, ये सोशल इश्यूज पे कुछ आना आएगा ही आएगा सर, सोसाइटी डिजास्टर पे आना ही आना है। हाँ। तो आप जब उस चीज़ों को समझ पाते हैं, या इंटरव्यू है सर, आपको सिविल सर्विस का इंटरव्यू बाकी सारे इंटरव्यू से काफ़ी ईजी है, क्योंकि आप इसमें जेनरिक बात करके निकल सकते हैं। हाँ, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट हाँ, नहीं है। टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। मेरे तो मुझे लगता है मेरे फॉरेस्ट में भी कम रैंक आई उम्मीद से, मुझे लगता है इंटरव्यू खराब गया। ईएस में भी मेरे इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं थे, लेकिन सिविल सर्विस में दोनों बार मेरे अच्छे नंबर है। Okay. तो तो अगर हम मोटा मोटा इस पे एनालिसिस करें, पेपर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। एंड रादर देन गोइंग विद द मैड रेस, इट शुड बी अ स्मार्ट प्लानिंग। यस सर, डेफिनेटली सर। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। ऑफलाइन सेंटर हमारे दिल्ली के करोल बाग के ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, जहां पे आपको मिलता है यूपीएससी सीएससी का इंग्लिश मीडियम बैचेस। इसके साथ साथ हम दिल्ली के ही मुखर्जी नगर एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे आपको हिंदी माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं। और अब हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सिविल लाइंस एरिया में भी मौजूद हैं, जहां पे यूपीएससी साथ साथ में यूपीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के बैचेस अवेलेबल हैं।
और हमारा नया सेंटर ओपन हुआ है बिहार के पटना में, जहाँ पे यूपीएससी और बीपीएससी की दोनों की तैयारी एक साथ कराई जाती है। तो अनअकैडमी में आपको मिलता है इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज के साथ पढ़ने का मौका। साथ में आपको मिलता है डेडिकेटेड सीसैट एंड एस्से राइटिंग क्लासेस, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज विद मंथली मैगजीन, 40+ सेक्शनल एंड फुल लेंथ टेस्ट ऑफ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके साथ साथ रेगुलर इंटरेक्शन विद एडुकेटर्स और मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप विद इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स। सो देर मत करें, जल्दी ज्वाइन करें अनअकैडमी आईएएस, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का यूपीएससी में कोई एडवांटेज मिला? क्वांटिफाइबल टर्म्स में देखिएगा तो सर सीसेट में थोड़ी कम एफर्ट लगती है, पहला। ओके। दूसरा, लेकिन आपको रोकना चाहूंगा, आपने वही कहा कि सर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सीसेट शायद कट आउट गया था 70, आप बता रहे थे 75 फाइनल कट ऑफ गई थी। 75 एंड यू आर एट 78। नहीं सर, मैं जीएस में 78 पे Okay, था, okay, I'm sorry. सीसेट में 100 पे था सर। ओके, सो यही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई एडवांटेज आपको सर पहला तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में मिला? सर मुझे लगता है कि पहला जो बताया वो क्वांटिफाइल है, लेकिन मेन जो है सर, अगर आप मैथमेटिकल माइंड हैं, आई थिंक जैसा मैं पहले बता रहा था उसी कंटिन्यूएशन में बताता हूँ, 80-20 रूल फॉलो होता है सर। 20% ऑफ द सिलेबस से 80% ऑफ द क्वेश्चन आएंगे, 80% ऑफ द सिलेबस से 20% ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। ट्रू ट्रू। आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि टॉप 25-30% में क्या चीज़ें हैं, तो आप 90% क्वेश्चन को करीब करीब टच कर पाएंगे। ओके, कट ऑफ हर स्टेज में 50% ही है सर। ऑब्वियसली। तो थोड़ा सा कुछ एग्जांपल के साथ अगर आप स्टूडेंट्स को समझा पाए, देखिए, जैसे 4 मेन सब्जेक्ट स्कोर ही हैं, क्या उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, और ये 80-20 का रूल अगर आप थोड़ा एग्जांपल से समझा पाए? 80-20 रूल में बता देता हूँ सर। जैसे क्या है कि अगर प्रीलिम्स का मैं पहले बता देता हूँ। प्रीलिम्स में ऐसा है कि बेसिक्स अगर किसी का स्ट्रांग नहीं है तो ही और शी इज ऑलवेज गोइंग टू स्ट्रगल इन प्रीलिम्स। ओके, आप बेसिक्स को स्ट्रांग कर लीजिए। नहीं भी न्यूज़पेपर पढ़ पाए हैं, मैंने तो आज तक सर एक भी दिन प्री मेंस इंटरव्यू कभी न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा। न्यूज़पेपर इज डेफिनेटली नॉट इन द टॉप 20% चीज, क्योंकि यूपीएससी उससे उसका कोर एस्पेक्ट पूछता है हर पेपर में। कभी बहुत रेयरली डायरेक्ट करंट अफेयर क्वेश्चन आया था कि व्हाई वाज दिस इन न्यूज़। तो अगर आप कोर अंडरस्टैंडिंग है कि साइंस एंड टेक है, अगर आप नैनो में क्या क्या चल रहा है दुनिया में नहीं पता है, आपको नैनो टेक क्या होता है ये पता है कि 10⁻⁻⁹ के डायमेंशन में चीज है और उससे ये प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, तो आप मोस्ट लाइकली प्री में कोई भी क्वेश्चन आएगा सही कर देंगे। तो आपका ये मतलब है, जैसे बात करें कोर सब्जेक्ट्स पे 80% फोकस कीजिए, जो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स मैक्सिमम डिविएट होते हैं करंट अफेयर्स या एंड multiple लॉट ऑफ books सोर्सेज, पर, multiple sources, मल्टीपल हाँ। सोर्सेज, उनको पढ़िए आप बहुत रिस्ट्रिक्ट करके, और वो आपके वो 20% में हाँ। कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कीजिए। यस सर। ओके, पहले 2 अटेम्प्ट में ऐसी क्या गलतियां आपको लगती है जो आपने की, जो आपके अभी जिस अटेम्प्ट में आपको सिलेक्शन मिली इसमें आपने इंप्रूव की? सर देखिए, सिलेक्शन तो सिर्फ मेंस में होता है हाँ। ऑलमोस्ट। अब नहीं, अब तो इंटरव्यू का वैल्यू बढ़ गया है, लेकिन प्री में मेरा इस बार प्री में भी मार्क्स इंप्रूव हुआ है 24 में, कि तभी फॉरेस्ट का दिया मैंने। प्री में तो मेरे को लगता है सर, मैंने एक तो बेस हमेशा स्ट्रांग होता रहता है धीरे धीरे, उसका फ़ायदा मिला, और दूसरी बार मैं पैटर्न्स को बहुत अच्छा समझ पा रहा था। एक यूपीएससी एग्जामिनर, मैं एक आपको वो बताता हूँ तरीका। एक यूपीएससी एग्जामिनर वहीं पे फंसाना चाहता है, को कंफ्यूज करना चाहता है, जहाँ पे उनको पता है कि ये चीज़ याद करने लायक चीज़ है। कितना इजी है ये बोल देना कि लिंगराज टेम्पल इज अ वैष्णव टेम्पल। ओके, शिव को वैष्णव कर देना कितना इजी है सर। लेकिन अगर कोई आ गया कि 1962 में एक कमेटी बनी थी जिसने ये रिकमेंड किया था, उनको वो गलत नहीं करेंगे, क्योंकि दे डोंट एक्सपेक्ट अ पर्सन टू लर्न दिस थिंग। ओके, ओके, समझ रहे हैं सर आप? या फिर किसी को मिनिस्ट्री चेंज कर देना कितना इजी है सर। मिनिस्ट्री की फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ट्राइबल अफेयर्स को पंचायती राज कर देना बहुत इजी है सर। इजी है, ट्रू। या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट कर देंगे वो, और वहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाएंगे ज़्यादा लोग। और वो चीज़, ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि आप पढ़ के आएंगे, तो यहीं पर वो फंसाया जा रहा है। या मतलब प्रेसिडेंट को गवर्नर कर देना कितना इजी है स्टेटमेंट में। ट्रू ट्रू, तो दैट मींस एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली जस्ट रीडिंग। यस सर, तो पीवाईक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेफिनेटली। जैसे भी आपने ऑलमोस्ट बता ही दिया है, फिर भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा।
इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आपने कैसे किया, मार्क्स में कैसे इंप्रूवमेंट आया आपके? मेंस में मेरे को लगता है इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि मेंस इज रिग्रेसिव। उसमें मतलब प्ले अराउंड कर सकते हैं आप, मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें मैंने मेहनत की और मैंने समझा। पिछले एक तो मैंने 23 ही कॉपीज देखी अपनी, फिर कुछ टॉपर कॉपीज भी देखी, बहुत ज़्यादा नहीं देखी मैंने। फिर मुझे लगा क्या क्या कमी थी। मैं जो समझ पाया, पहले तो मैं बस 23 में लिख रहा था, 24 में मैं समझ पाया कि वो 3 चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, दूसरा उसको या जो आप पॉइंट्स रख रहे हैं उसको कैसे वैलिडेट करें, वैलिडेट विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स, केसेस। मैं बताता हूँ सर। और तीसरा होता है ब्यूटिफिकेशन। तो सर वैलिडेशन जो है ना सर, 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब कि कोई पॉइंट लिखा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। और दूसरा होता है एग्जाम्पल, तीसरा होता है फैक्ट्स। इट इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड कि आप फैक्ट्स या एग्जाम्पल से वैलिडेट करें, True. क्योंकि वो एक तो बड़ा भी लगेगा, बोरिंग भी हो जाएगा। अगर आपने लिख दिया कि एंटी साइक्लोनिक है, आपने बस एक डायग्राम बना दिया कैसे साइक्लोन एंटी साइक्लोनिक होगा, नॉर्थ ईस्ट साइक्लोन का क्वेश्चन आया था शायद इस बार में। वो सी सरफेस टेम्परेचर पे आया था, हाँ कंडीशंस हाँ पे। सर। और फिर मैंने सीखा सर कि सिंस मैंने तो करंट अफेयर साल भर पढ़ा नहीं है, फिर मैंने कुछ फैक्ट्स उठाए। फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ ये कि, और मुझे पता भी चला कि एग्जामिनर्स के पास जो आंसर शीट होती है वो इतनी डिटेल्ड नहीं होती है। टू सम डिग्री आप फैक्ट्स प्रिसाइजली याद नहीं है फिर भी आप कोट कर सकते हैं। मान लो मुझे नहीं पता है कि इंडिया यूजेस 25% ऑफ द ग्राउंड वाटर। ओके। एक्चुअली सही फैक्ट है वर्ल्ड का, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट भी आइडिया है, हाँ, हम्म, तभी हम तो परसेंटेज हाँ, लिख रहे हैं, बिकॉज़ परसेंटेज लिख दैट इज रहे हैं। अप्रॉक्स फिगर। हाँ, फिर अब मान लीजिए आपको एग्जांपल बताता हूँ कि 48% ऑफ द पीपल इन या 52% ऑफ द यूथ इज स्किल्ड एज पर स्किल इंडिया रिपोर्ट। या तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, अगर आपको आइडिया है कि चाइना में थोड़ा ज़्यादा ही होगा इंडिया से, तो आपने कंपेरेटिव ग्राफ बना दिया, 62 कर दिया चाइना को, साउथ कोरिया को 80 कर दिया। तो कुछ कुछ चीज़ें मतलब थोड़ा सा स्मार्ट हुआ जा सकता है। प्रेजेंटेबल आंसर हो जाएगा, प्रेजेंटेबल बिकॉज़ व्हाटएवर यू राइट यू शुड सब्सटैंशिएट विद Yes. सम एग्जांपल एंड फैक्ट। यस। ओके। और एक क्वेश्चन है, जैसे एस्पिरेंट्स से ना बहुत ही डर रहता है कि यार आंसर राइटिंग, बिकॉज कॉलेजेस में हैबिट क्या हुई है, टू फिल अप अ शीट्स, नंबर ऑफ शीट्स, देन यू विल गेट मार्क्स। बट यहाँ पे आपको 150 250 वर्ड्स में आंसर को पूरा कंप्लीट करना है। उसमें आपका सब्जेक्ट कंटेंट वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाउ यू इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, जैसे आपने कहा कि ब्यूटिफिकेशन इज वन ऑफ द पार्ट एंड योर कंक्लूजन पार्ट। सो अगर कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा पेपर 3 का है या पेपर 2 का है, वेयर अ स्टूडेंट नीड टू सब्सटैंशिएट अ फैक्ट रिलेटेड टू एनी स्कीम और अ डेटा, उसको कितना लिखना है? समझ लीजिए कोई एग्रीकल्चर के लिए ही स्कीम आई है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए स्कीम आई है, और एनर्जी सेक्टर में कोई स्कीम आई है, और विमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम आई है, और इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। अब इतनी सारी स्कीम्स है, सब तो नहीं लिख सकते। और इवन इफ यू राइट अ स्कीम, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बच्चे को याद करनी है, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर स्कीम को बच्चा पढ़े तो देयर इज नो एंड टू इट। स्कीम जो है सर, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो स्कीम पे वेरी रेयरली आएगा। ओके। वो किसी के एग्जांपल में यूज हो रहा हाँ, होगा, बिल्कुल, या ये कि बिल्कुल। तीन पेपर हैं तो तीनों में हो सकता है 10 बार यूज हो जाए। कोई भी स्कीम है मान लीजिए, से फॉर एग्जांपल पूछ लें कि व्हाट इज क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड हाउ इज इंडिया इम्प्रूविंग इन इट, ऐसे आ सकता है मान लीजिए क्वेश्चन। तो आप, मुझे जो लगता है क्वेश्चन में वो चेक क्या कर रहे हैं कि इसको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ अगर वो नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनर्स काफ़ी साल से सेम चीज़ें चेक कर रहे हैं, वो कॉपी को वर्टिकली पढ़ते हैं, टॉप टू डाउन पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टली बहुत कम पढ़ाया जाता है। ठीक है, और तो आप फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को तो डिस्प्ले कर ही दीजिए, उसी चीज़ के लिए बॉक्स किया जाता है, जो बॉक्स करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, उस चीज़ को दिखाने के लिए कि मुझे पता है कि इस क्वेश्चन की नीड क्या है। ट्रू ट्रू। इनफैक्ट आप इंट्रोडक्शन में बता दीजिए, आप ये भी बोल दीजिए कि आपको ये पता है कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है। से द रोल ऑफ गवर्नर पे क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस अवेलेबल टू अ गवर्नर, चला सकता है क्योंकि गवर्नर न्यूज़ में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, इंट्रोडक्शन में बता दीजिए करंट अफेयर से कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है, इस कारण से
ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज बीन अंडर द स्क्रूटनी, Okay. ऐसा कुछ बता दीजिए। फिर आपको बताना पड़ेगा कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है आपको कि आर्टिकल 200 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शंस है गवर्नर के पास टू विदहोल्ड अ बिल, टू गिव एक्सेंट, या इस टाइप से ना। उसके बाद ये तो 2 चीज़ हो गया। यहाँ तक आपने बता दिया कि आता है, लेकिन ये तो 15,000 लोग मेंस बैठ रहे हैं तो 5,000 कर रहे होंगे। अब आपको थोड़ा इनसे आगे जाना है। तब वहाँ पे जो आप कह रहे हैं सर स्कीम्स या इलस्ट्रेशन करना बहुत बड़े में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप टाइम इज ए वेरी बिग कंस्ट्रेंट। इस साल GS4 का पेपर बहुत लंबा आया था, 2 का बहुत लंबा आया था, 2 का रादर वियर्ड आया था इस बार। तो टाइम एस्पेक्ट को मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपर 150 वर्ड का आंसर को 125 से और ज्यादा में लिख रहा है, 125-30 मैक्सिमम। ठीक है। तो आपको बस बता देना है कि अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन आया व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो उसमें आपने 4-5 पॉइंट लिखे कि पहला नैनोटेक का यूज हो रहा है, चाहे दूसरा बायोटेक का यूज हो रहा है, चाहे AI का यूज हो रहा है, तो आपने बता GIS दिया का यूज हो रहा है। GIS का यूज हो रहा है। तो उसके बाद आप बता दिए कि GIS यूज हो रहा है। तो एग्जाम्पल कोई इंडिया का मिशन है, ठीक है, तो आप एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, मतलब और हमें क्या चल डिटेल रहा में है। नहीं जाना उसको। डिटेल में नहीं जाना है। आप एक तो टाइम डिटेल में जाएगा तो पेपर छूटेगा, ऑब्वियसली। और कोई फायदा नहीं है ना बोरिंग लिख करके कि GIS क्या होता है। हाँ। वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी ठीक है, हाँ। बट एग्जाम में आप उतना ही सब्सटेंस कीजिए जितना आया है, हाँ। पूछा है, सॉरी। ओके। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, अटेम्प्ट देना एक बात है, पर अटेम्प्ट में बेटर होना मुश्किल होता है। हर अटेम्प्ट में अगर आप बात करें, आपने कैसे इंश्योर किया कि देयर शुड बी अ स्टडी प्रोग्रेस इन दिस? एक सर PDCA साइकिल होता है, प्लान डू चेक एंड एक्ट। डिजाइन इंप्रूवमेंट के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं सर। ओके। साइक्लिकली, मतलब मैंने आज मान लीजिए 3 टेस्ट दिए प्री के, अब मुझे पता चल गया कि कहाँ मेरी वीकनेस है। ओके। इजीएस्ट वीकनेस को सॉर्ट कर लीजिए आप, ओके। अगले इटरेशन में अगली इजीएस्ट वीकनेस सॉर्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेंस के लिए लिख रहा हूँ, तो पिछले साल मेरे मेंस में 5 GS में इंक्लूडिंग ऐसे खराब थे, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जो मेरे हिसाब से इजीएस्ट इंप्रूव करना क्या है? एथिक्स। सबसे पहले उसको पकड़ के थोड़ा, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए मेरे एथिक्स में, फेयर इनफ, लेकिन इजीएस्ट था वो इंप्रूव करना, तो मैंने उस पर एफर्ट किया। सेकंड इजीएस्ट क्या है से कि कम एफर्ट से ऐसे कर सकते हैं, तो एटलीस्ट मैं इस जगह तो पहुंच जाऊं कि मैं 60-70 में नहीं आ रहा हूँ, कम से कम 100 से 110, 15-20, मतलब ट्रू। ठीक है ना। तो अगला इजीएस्ट चीज क्या है, ऐसे ढूंढते जाइए हर स्टेप में। और वो एक कॉन्फिडेंस भी देता है। इट इज काइंड ऑफ क्लाइंबिंग अ स्टेयर, लैडर, स्टेप बाय स्टेप आप जा रहे हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप कर रहा है। टेस्ट सीरीज का इसमें कितना रोल है? PYQs का कितना रोल है? बिकॉज दे विल ओनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपकी कमियां कहाँ हैं। और एक मुझे लगता है कि रियल टेस्ट एनवायरनमेंट टाइप में भी हेल्प करता है ये। सर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों का रोल डिफरेंट है मेरे हिसाब से। PYQ का रोल मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग या गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। वेयरली, मतलब मेंस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, प्री में तो कभी क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है। होता है। एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसके लिए 30 साल का PYQ लगाना इज नॉट वर्थ इट। बट इसलिए जरूरी है कि आप एग्जामिनर का दिमाग समझ पा रहे हैं कि ही इज हाईली लाइकली टू क्या क्या कहाँ कहाँ पे ट्वीक हो रहा है चीजें, कहाँ कहाँ पे। जैसे अब कोई बहुत टफ क्वेश्चन है, तो इट इज हाईली लाइकली कि उसका आंसर A या B में होगा, अगर स्टेटमेंट टाइप है। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो उसका हाईली लाइकली है कि आंसर C या D में होगा, क्योंकि एग्जामिनर वांट्स यू टू टेस्ट योर पेशेंस एटलीस्ट, कि नीचे तक पढ़े। ऑब्वियसली अ गेम ऑफ टेस्ट कॉन्सेप्चुअल ऑफ क्वेश्चन में पेशेंस सर, आल्सो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में सबसे ल्यूक्रेटिव, सबसे टू गुड टू ट्रू आंसर को A में दे देते हैं वो प्री में। समझ रहे सर? So is it what students should follow? सर और it is फुल your प्रूफ तो नहीं है ना, फुल हाँ, प्रूफ नहीं है full सर, proof नहीं लेकिन लेकिन ये है कि अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे तो आप जो 60-70 क्वेश्चन लोग को गैस ही मारना है ना प्री में सर, 25-30 से ज्यादा किसी को आता नहीं है, 35 आता होगा, 40 आता होगा, ट्रू 50-60 क्वेश्चन में गैस मारना है, तो वो एफिशिएंसी 25 जो होती है, अरिथमेटिक एफिशिएंसी मतलब जो है प्रोबेबिलिटी 25%, वो बढ़ के 40-45-50 हो सकती है। ओके। जिससे हमने डिसिप्लिन पे भी बात की, कंसिस्टेंसी पे भी बात की, उसी पे एक क्वेश्चन है हमारे एक एस्पिरेंट ने भेजा, हु इज अबाउट टू अपीयर इन द कमिंग प्रीलिम्स। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी आपके लिए क्या रोल प्ले करती हैं? क्या आप हर दिन एक जैसा प्रोडक्टिव रहते हैं, और यू चेंज योर स्ट्रैटेजीज एज पर द रिक्वायरमेंट्स? प्रोडक्टिविटी की बात, जैसे सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि आप पहले जॉब में थे तो आपको टाइम कम मिलता था। बहुत से स्टूडेंट ऐसे, उनको ऐसा लगता है कि 15 घंटे पढ़ के ही एग्जाम क्वालिफाई होगा,
कुछ स्टूडेंट है कि जैसे आपका ही, आप जॉब में थे तो मुझे नहीं लगता आपको 5-6 घंटे से ज्यादा मिलता होगा। तो उस प्रोडक्टिविटी का क्या रोल है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन का क्या रोल है? क्या ये सेम रहती थी आपकी या वीकेंड्स पे चेंज हो जाती थी और मंथ टू मंथ इट वाज वेरिंग? सर एक्चुअली मैं पिछले इस साल 24 के अटेम्प्ट में, और इस साल भी सेम ही हो रहा है, 4 ही महीने पढ़ पा रहा हूँ सर, प्री से 1 महीना पहले और मेंस के, प्री और मेंस के बीच के 3 महीने। तो प्रोडक्टिविटी सर हमेशा एक जैसी तो नहीं रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत मतलब मैं सर क्या करता था, जैसे मुझे पता है ओवर स्पैन ऑफ टाइम मैं अपने आप को समझ गया हूँ, मुझे पता है कि दोपहर में कम पढ़ाई होगी फॉर एग्जांपल, तो उस टाइम एक टेस्ट शेड्यूल कर लो। टेस्ट में अगर 3 घंटा बैठोगे तो 3 घंटा का 3 घंटा 100% प्रोडक्टिविटी है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट माइट नॉट बी ट्रू अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं, ट्रू। आप 3 नोट्स घंटा में डिस्ट्रैक्शन हो हाँ, सकता है। दिमाग दौड़ जाता है। तो हो सकता है उस चीज़ को मैं सुबह शेड्यूल कर दूं या एकदम रात को कर दूं। ठीक है सर, या फिर जैसे सॉल्यूशन देखना है, लेक्चर करना है, उसको सोने से पहले थोड़ा कर सकते हैं। शरीर मतलब इस टाइप से ना सर आप प्रोडक्टिविटी को मैनेज कर सकते जैसे आपको मेनली मुझे लगता है कि वीकेंड्स पे टाइम मिलता होगा क्योंकि तब Yes, sir. थोड़ा सा ऑफिस का वर्कलोड भी कम है और एक दिन आपको छुट्टी भी मिल जाती हैं। है। उस एक दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते थे? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग ले रहे हैं या खुद भी पढ़ रहे हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास है, एक संडे उनको फ्री मिलता है। सो कैन यू लाइक शेयर सम ऑफ योर इनसाइट्स कि हाउ यू आर डीलिंग विद दैट पार्ट? सर मैं मतलब फ्राइडे शाम को थोड़ा चिल कर लेता था ओके। फ्रेंड्स के साथ, और सैटरडे मॉर्निंग वगैरह में सर मैं ना मतलब जो भी चीज़ एक्चुअली मैं संडे शाम को पूरे वीक का शेड्यूल बना लेता हूँ, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट वीक का, ओके। और उसको एक एक दिन तोड़ते रहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी पॉलिटी के नोट्स रिवाइज करने में मुझे 8 घंटे लगते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐसे करके मुझे पता चल गया कि मुझे हफ्ते में 35 घंटे पढ़ पाता हूँ, करीब करीब इतना ही होता है 35 घंटे इफेक्टिव आवर्स। तो एक्टिव लर्निंग की बात अगर हम हाँ, करें। इफेक्टिवली 35 घंटे आ रहे हैं, तो उस 35 घंटे के मैं टाइम टेबल तोड़ देता था। और पता नहीं लोगों के साथ होता है नहीं, मेरे दिमाग में एक मेंटल क्लॉक चलने लगता है सर, अगर मैं पिछड़ रहा हूँ अपने टारगेट से, बनाया है मैंने, तो एक्स्ट्रा पुश आ जाता है। That is what makes you to stay consistent. यस सर, कंसिस्टेंसी के बिना सिविल सर्विस में नहीं हो स्कोप पाएगा। नहीं है सर, कितना भी ब्रिलियंस हो, कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही। अच्छा, एक और चीज़, जैसे बहुत सारे बच्चे हमें मिलते हैं, सर शुड आई लीव सोशल मीडिया कम्प्लीटली, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, फ्रेंड सर्कल छोड़ दूँ। जैसे आपसे बात कर रहा था, आपने कहा फ्राइडे नाइट इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करता था, मूवी हो गया, डिनर पे चले गए, खेल लिया, आउटिंग कर ली, और सैटरडे संडे आई यूज टू डिवोट। तो स्टूडेंट का ये मानना कि सोशल मीडिया से बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाओ, फ्रेंड्स को छोड़ दो, मूवीज नहीं जाना, मुझे लगता है कि सिंसियर और सीरियस दो बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। सिंसियर होना चाहिए, सीरियस नहीं ज़्यादा होना चाहिए। मैं बहुत कैजुअली अप्रोच किया हूँ एग्ज़ाम को, कैजुअली वैसे नहीं, मतलब मैंने लाइफ के हर एस्पेक्ट को भी टाइम दिया है सर। दैट इज इंपॉर्टेंट, हाँ, अदरवाइज यू विल मिस आउट लॉट ऑफ यस थिंग्स। सर। तो सिंसियर और सीरियस के बीच से जो जोन है ना सर, उसमें इंसान खुश रह सकता है। निश इकोटोन। हाँ, उसमें खुश रह सकता है इंसान। और छोड़ देंगे, अब देखिए सर, एक्चुअली ये प्रोबेबिलिस्टिक चीज़ है ना, अगर मेरी 242 रैंक है, क्या 241 ही लोग मेरे से बेहतर थे? नहीं सर, कम से कम 10,000 रहे होंगे, उनमें से 8,000 तो प्री में ही नहीं कर पाए होंगे। मतलब दिस इज द नेचर ऑफ द गेम वी आर प्लेइंग सर। ट्रू। मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन आई हैव मतलब हो सकता है बचे कुछ 2000 में से कुछ को इंटरव्यू में ही 150 दे दिया हो। वो अनलकी रहे, या मैं थोड़ा सा लक चला, या पर ये है कि आपको उस जोन में रहना है। आप एट बेस्ट, मुझे जो लगता है सिविल सर्विस में आप बेस्ट उस जोन में पहुंच सकते हैं एट बेस्ट, कि जहां से आपका होने का फुल चांस है। उसके बाद होगा नहीं होगा, देयर आर सो मेनी अनसर्टेनिटीज, तो उन चीजों के लिए आप पूरी सब कुछ छोड़ दें, वर्थ इट नहीं होगा सर। हाँ, मतलब आप करिए उसको, एक डिसिप्लिन से करिए, यू शुड बी दैट मच योर डिटरमिनेंट दैट ठीक है, अगर मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग 5-10 आधा घंटा देख लूं, ये नहीं कि पूरा दिन ही देखता रहूं। मेरा अपना टारगेट है, वो कंप्लीट हो गया, देख सकता हूँ। सो ऑब्वियसली व्हेन योर टारगेट्स आर अचीव्ड, आफ्टर दैट व्हाटएवर टाइम इज लेफ्ट, आप उसको डिवोट कर सकते हैं। यूपीएससी की जर्नी बहुत लंबी होती है, आपने मोटिवेशन कैसे बनाए रखा? जैसे आपने कहा कि मेरा एक ट्रिगर आउट चलता रहता है इफ आई एम लैकिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग व्हिच मोटिवेट्स यू?
ठीक है, हमें पता है कि एग्जाम आपने इंजीनियरिंग सर्विस का भी क्वालिफाई किया, आईआईटी से हैं, तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन रहा ही होगा। अपार्ट यस, फ्रॉम दैट काफ़ी मोटिवेशन। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि मेरे को रेलेवेंस, जो मुझे पता था कि ये जॉब मुझे करनी करनी है। है, अच्छा है मेरे लिए फॉर द लॉन्गर रन। दूसरा सर, एक इनेट मोटिवेशन ये है कि मुझे पता है कि मेरा हुनर क्या है, मैं कितना एफर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता सर। ट्रू, मैं, यू लिव इन रियलिटी, हाँ सर, मैं अपने नॉट इन द आप, रियल वर्ल्ड यस बट सर, इन द रियल वर्ल्ड। यस सर, तो मैं अपने आप को धोखा नहीं देना चाहता था। और तीसरा ये सर कि अ, मैं अपने साथ के लोगों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, पेरेंट्स सभी। ठीक ओके, है। तो जो मोटिवेशन की बात कर रहे हैं हम, कुछ फ्रेंड्स का रोल इसमें, फैमिली का रोल, बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस, जैसे आपने कहा कि यू डोंट वांट टू चीट योरसेल्फ, अपने आप को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, हाउ मच आई नीड टू वर्क, और मैं अपने लक्ष्य को कितनी जल्दी यस, प्राप्त कर पाऊंगा। फैमिली, फ्रेंड्स, पेयर ग्रुप का कोई रोल रहा हो इसमें? डेफिनेटली सर, मैं फैमिली और फ्रेंड्स और एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मेरा बहुत स्टेबल रहा है। उन्होंने, मतलब मैं बैंक कर सकता हूँ कि अब कि मुझे पढ़ने के अलावा ज़्यादा चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं। लोगों ने अपने समय, मतलब फैमिली ने तो हर ही चीज़ में सपोर्ट किया है। लोगों ने अपना बाकी जगह से भी इमोशनल और वैसा सपोर्ट, हर चीज़ है सर। मतलब वो चीज़ में मुझे कोई कमी फील नहीं होने दी। ओके, बाकी 90% 95% तो सिलेक्शन अपने ही हाथ में है सर। ऑब्वियसली, हम्म, ऑब्वियसली। लेकिन वो 5-10% भी अगर लोग इजियर कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। कभी आता है ना ऐसा फील कि यार क्या कर रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। ऑब्वियसली आप वो एक रोलर कोस्टर राइड आपकी जर्नी में भी रही होगी, यस सर। बट as you said कि yes, some role was played by the parents, family, friends, but at least 80% you were self determined, सर वो because है ही सब, सर, कोई हाँ, आपको कोई, मतलब कितना भी सपोर्ट कर दे, खुद नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मतलब अपने आप को धोखा नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को धोखा देते हैं। यस। दे बिकम अ मैन ऑफ एक्सक्यूज, मेरा इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, उस चीज को आपने फिल्टर आउट कर लिया था अपनी लाइफ में। गुड। क्या कोई फेज आया जब आपको शायद ये लास्ट अटेम्प्ट होगा मेरा, ऐसा लगा? दो आपके पास 6 अटेम्प्ट है, यू आर स्टिल यंग एनफ टू गिव मोर अटेम्प्ट्स, कभी ऐसा लगा कि यार बस अब इसके बाद तो मैं नहीं दूंगा? एंड उस वक्त आपने कैसे हैंडल किया इस प्रेशर को? एक्सप्लिसिटली ऐसा बहुत कम सोचा मैंने, लेकिन 23 के प्री और मेंस के बीच में मुझे लग रहा था कि मैं डाउन गेम में हूँ ही नहीं, क्यों फाइट कर रहा हूँ। तो 23 का मेंस मेरा देने का मन नहीं था, बट ऑप्शनल मेरा अच्छा था और थोड़ी मेंस में मैंने कुछ हद तक जीएस में भी अच्छा कर लिया था, तो मेंस हो गया था। लेकिन उस समय मेरे को लगा था कि गिव अप कर देता हूँ, तो एक वो था सर। दूसरा ये पता था सर मुझे कि 6 अटेम्प्ट तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे जॉब में आगे बढ़ जाऊंगा तो यहाँ पे भी डिवोशन देना पड़ेगा और ज़्यादा। बट ऑब्वियसली यस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, प्रमोशन हो जाएगा। बट मैंने अभी मैं पहली बार सोच रहा हूँ कि अब बहुत दूर आ गए चलते चलते। हो सकता है कि 25 अगर मेरा प्री हो जाता है तो मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा। ओके, सो यू आर अटेम्प्टिंग फॉर वन मोर चांस दिस टाइम। यस। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। आपके ऑप्शनल्स का क्या ऑप्शनल था? क्या इट वाज रिलेटेड टू योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली, और यू चेंज योर ऑप्शनल, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दैट? सर मेरा ऑप्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही था। ओके, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जैसे इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं ना सर, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेरे साल इलेक्ट्रिकल से बहुत नंबर आए थे, सिविल। सिविल। तो इनमें सर बेनिफिट ये है, मुझे जो लगता है, एक बार आपने ग्राफ कर लिया तो रिवाइज करके उस जगह पे आना बहुत इजी है। और 4 साल वही पढ़ाई है। पढ़ाई है, और मैंने तो नहीं पढ़ा था लेकिन लोगों ने पढ़ाया है। वो चीज़ एक बार अगर आपको आ गई समझ सर, जो एग्जांपल कि फ्लाई व्हील का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, या क्या कहते हैं पावर प्लांट का जो कर्व है वो कैसे जा रहा है, तो एक बार आपको समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन उसके माइनर वेरिएंट्स ही हैं। ओके, उसके बाद वो चीज़ बहुत हाई यील्डिंग हो जाती है, लेकिन उस जगह तक पहुंचने में इन सब्जेक्ट्स में एफर्ट चाहिए। तो आपने ये खुद सारा प्रिपेयर किया? सर वो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज के टाइम किया था तो उससे हेल्प मिल गया। ओके, सिविल सर्विस में थोड़ा डिफरेंट है, तो वो चीज़। थोड़ा एफर्ट डालना पड़ा। क्या ये मिथ है कि रियलिटी है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स
और नॉन इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत डिफिकल्ट है, इन्हें मार्क्स नहीं मिलते। सर जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, हम्म, इनमें मार्क्स एवरेज रेंज में कम आते हैं, से अराउंड 230 टू 250 वाली रेंज में कम मार्क्स है। ऊपर पे भी ज़्यादा होते हैं, नीचे पे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सर इनके नेचर ऑफ पेपर ऐसा है, न्यूमेरिकल एक 20 नंबर का है सर। अगर वो सही है तो आपकी मार्किंग 15, 16, 17 आएगी। ऑब्वियसली। अगर वो न्यूमेरिकल गलत कर दिया आपने तो 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर आएंगे। हाँ, ऑब्वियसली तो हमने उसमें देखे भी। आपको, हाँ, उसमें वेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है। अगर आप उसको एस कर लिया, इट इज़ वेरी फेथफुल, इट इज़ नॉट गोइंग टू, क्योंकि सर इस बार देखा है, मैं देख रहा था बहुत लोगों की मार्कशीट, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में काफ़ी मतलब यूपीएससी ने खराब मार्क्स दिए एवरेज और एवरेज से बिलो एवरेज भी आए हैं हाँ। बहुतों के। तो इनमें मतलब अनसर्टेनिटी, आपका पेपर अच्छा गया फिर भी 200 आ जा रहे हैं ना, एंथ्रो में देख रहा था मैं इस बार। लेकिन इन ऑप्शनल्स में अगर आपने एक बार मास्टरी कर ली तो रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में थोड़ी टफनेस है, बिकॉज सिलेबस इज वाइडर ट्रू। एंड इसमें आप मतलब ट्विक नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन आता है तो ही कर पाएंगे। तुक्का नहीं जैसे मार सकते, हाँ, कुछ गेस वर्क नहीं काम करेगा। गेस वर्क काम नहीं। हाँ, ऑब्वियसली मतलब मैंने बहुत से स्टूडेंट्स का देखा भी है इन सब्जेक्ट से जिन्होंने ऑप्शनल का रखा है, 300 भी क्रॉस होते हुए देखा है और 200 और उससे कम भी होते हुए देखा है। बीच के जोन में कम है सर। हाँ, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स में एवरेज 260, 250, 270 रहेगा, बट ये आपको बहुत आगे भी ले सकता है। जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई भी XYZ जो जनरल ऑप्शनल्स हैं उनमें आपका पेपर बहुत अच्छा भी हो गया हो तो यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आपका ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता है आपने न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व किया है, तो 80% एटलीस्ट यू गोना अचीव इन दिस। तो उससे तो बहुत हेल्प मिली होगी इसमें आपको। मुझे जो लगता है सर, जिनको ये ऑप्शंस लेने हैं थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट करें। अर्ली स्टार्ट करें। हाँ, जो क्योंकि मुझे लगता है बाकी ऑप्शनल से 3-4 महीना ज़्यादा लग रहा है ऑलमोस्ट। हाँ, अगर आप कॉलेज टाइम में इनको स्टार्ट कर लें, इट इज़ वेरी गुड। मतलब जो जब स्टार्ट करना चाह रहा है ना जॉब, मैं तो जो जॉब लेने के बाद स्टार्ट किया, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, तो थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट ले लें। वो चीज़ आपको कुशन दे देगी कि आप इन ऑप्शनल्स को मास्टर करके गेम में आ रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। अगर आप पहला अटेम्प्ट देने वाले राहुल को एक एडवाइस दे सकते हैं तो वो क्या एडवाइस होगी? डरना मत। डरना नहीं है। हाँ, और डर के आगे ही जीत है। और जितना टफ दिखता है उतना टफ है नहीं। Okay. ऐसा मैं होने के बाद नहीं कह रहा हूँ, मैंने पहले रियलाइज कर लिया था थोड़ा कि सबसे टफ चीज़ पता है सिविल सर्विस में क्या है सर? मतलब मेहनत का गेम है, नॉलेज का गेम है, सब कुछ है, साइकोलॉजिकल गेम है सर ये। 10 डिफरेंट चीज़ें हैं, CSET, GS पेपर मतलब प्री का, 7 मेंस के पेपर, हिंदी इंग्लिश को हटा दीजिए, 7 2 9 हो गए, एक इंटरव्यू, 10 में डिफरेंट चीज़ चाहिए। दैट इज़ वेरी टफ टू कॉन्सेप्चुअलाइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। जब आप उस चीज़ को कॉन्सेप्चुअलाइज कर दें कि प्री में मुझे जाके जो इकोनॉमी पॉलिटी मेरा स्ट्रांग है, इनमें जा करके मुझे कोई डिकोड्स पे रिलाई नहीं करना है। जहाँ पे मेरे हिस्ट्री इन्वायरमेंट मेरे को दिक्कत हो रही है, वहाँ पे मैं यूपीएससी के पैटर्न्स को जो समझाऊँ वो लगाऊंगा। या फिर CSET में मेरे को इमोशनल नहीं होना है, क्वेश्चन मुझे नहीं आया 15 सेकंड बाद छोड़ देना है उसे। अगर ये चीज़ आप हर स्टेज पे रियलाइज़ कर पाए, ये इकोनॉमी का है तो इसमें फैक्ट्स ज़्यादा देने हैं, पॉलिटी का है तो मुझे कमिटीज़ के नाम देने हैं, या इंटरव्यू है तो मुझे हम बहुत ज़्यादा सोबरिटी, हम्बलनेस ऐसे करना है। तो ये चीज़ अब जब आप कर पाए, इसको जब दिमाग आपका पकड़ पाया कि हाँ ये चीज़ें मैं कर लूंगा। तो वो साइकोलॉजिकल गेम जो है ना यूपीएससी, वो बहुत लोगों को तोड़ देता है, उसको मास्टर करना भी जरूरी है। और जैसे अगर हम देखें ना, आजकल ऑनलाइन सोर्सेज इतने हैं, अगर आप देखो टेलीग्राम चैनल्स, यूट्यूब, लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्ट वर्किंग ऑन द यूट्यूब चैनल्स। योर एडवाइस ऑन दैट कि इतना सारा रिसोर्स, देयर इज ऑलवेज अ फेयर ऑफ लूजिंग समथिंग, यू हैव ऑलवेज दैट फेयर आई एम मिसिंग समथिंग, वो हमेशा रहेगा। उसको कैसे ओवरकम करना, रिसोर्सेज को कैसे सर ओवरकम करना? बेसिकली वो लोग 80-20 समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए सर, मेरे को जो लगता है अगर आप एक चीज़ को 10 बार नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको मत पढ़िए। 10 या ज़्यादा हो गया, चलिए 5 बार, 6 बार, 4 बार नहीं पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए ही मत आप। इसलिए मैं आज तक कभी लक्ष्मीकांत ही नहीं पढ़ा सर। 1200 पन्ने की किताब है सर, कैसे जॉब के साथ 4-5 बार पढ़ दूंगा, टफ पड़ जाता है। तो मैं सोचा नोट्स जो बना लिया हूँ
अच्छा, योर हाँ नोट्स वाज योर ब्रह्मास्त्र हाँ बेसिकली। हाँ, वो है। और पहला चीज ये हुआ कि लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी चीज हाई यील्डिंग है, कौन सी चीज लो लो यील्डिंग है। यील्डिंग है। दूसरी चीज सर, एक चीज है जैसे कि जैसे पावर प्लांट का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ सर, इंजीनियरिंग से ही। पावर प्लांट की एक कैपेसिटी होती है, से 10,000 किलोवाट का या 10 मेगावाट का पावर प्लांट है, और वो उसके कितना परसेंट एफिशिएंट है ये भी तो देखना पड़ेगा सर। अगर मेरे को बहुत चीज़ पढ़ लिया, लेकिन ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मुझे आता है उसको मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ एग्जाम में। हाँ, रिटेन कर तो पाऊँ। उसके लिए टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा। वो जा करके देखिए, मतलब जो ज़्यादा पढ़ता जाएगा वो टेस्ट नहीं दे रहा होगा, कहीं से तो टाइम कटेगा ना। तो मुझे जो लगता है, मैंने एक चीज़ काफ़ी वर्क की, वो है कि जो मुझे आता है एटलीस्ट मैं उसका 90-95% तो पेपर में रिप्रोड्यूस कर दूंगा। मेंस में मेनली, प्री में अलग चीज़ें चलती हैं। तो वो चीज़ें, वो है लाना ना कि जितना आपने पढ़ा है उसको आप, कैसे रिप्रोड्यूस हाँ, कर रहे हैं, हाउ यू और प्रेजेंट दैट बहुत ऑन अ सारी पीस मेहनत ऑफ अ बच जाती पेपर। है सर अगर आप पढ़ने की जगह थोड़ा सोचने भी लगे। अगर आप पेपर में सोचने की, थोड़ी सी सोचने की काबिलियत डेवलप कर लें, बहुत सारी एफर्ट बच जाती है। उसको नर्चर करना पड़ेगा सर। ऐसे भागते रहेंगे तो फिर कहीं पहुंचना मुश्किल टफ है। मुश्किल है। और आंसर राइटिंग, अभी हमने इस पे बात भी की थी। आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए? सर एक तो जिनका मतलब पहला अटेम्प्ट होता है वो तो थोड़ा टफ पड़ जाता होगा उनके लिए, मुझे जो लगता है। अगर कोचिंग ले रहे हैं, चाहे जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ कर पा रहे हैं तो ठीक है। नहीं तो उनका अगर पहला अटेम्प्ट है, प्री हो गया, तो प्री के बाद तो करना ही पड़ेगा, उसको तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि जैसे मान लीजिए 25 मई को पेपर हो जाएगा, लोगों को 15 जून को पता चल गया कि उनका प्री नहीं हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और अगले साल का अटेम्प्ट देना है मई 2026 में, तो एटलीस्ट फरवरी तक आंसर राइटिंग करें। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, उनको तो मेंटर्स मिल जाएंगे और टीचर्स मिल जाएंगे हु कैन हेल्प देम कि बेटा जो आपने लिखा है इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेंटर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ऑनलाइन में भी ऐसी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। अगर उन्होंने कोई आंसर लिखा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज है या कोई टेस्ट सीरीज, आजकल तो ऑनलाइन बहुत सोर्सेज है, हाउ विल, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर देम टू इवैल्यूएट? क्या उनको मॉडल आंसर्स देखने चाहिए और दे नीड टू डायरेक्टली जंप टू द सोर्सेज? सर दो चीज़ें सर, मॉडल आंसर में कंटेंट होता है, बहुत लेंदी होता है। बहुत लेंदी होता है, वो 150 वर्ड का नहीं होता है, नहीं 250 वर्ड होता है का नहीं वो, होता है, तो वहाँ मैं से उसको आप, तो मॉडल आंसर मानता हाँ नहीं हूँ। हाँ, एक तो टॉपर्स कॉपीज डेफिनेटली हेल्प करती हैं, और उनकी भी सारे टाइम की देखनी चाहिए कि पेपर से 3 महीना पहले कैसा लिख रहे थे वो, पेपर से 15 दिन पहले कैसे लिख रहे थे, या पेपर से 1 महीना पहले कैसे लिख रहे थे, पेपर से 1 हफ्ता पहले कैसे लिख रहे थे, तो उसको पता चलेगा कि वो लोग कैसे इंप्रूव किए हैं। एक चीज़ ये है। और इसके बाद कुछ आपको ना, मतलब बेंचमार्किंग चाहिए। जैसे एक टॉपर कॉपीज हो गया, कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा सा भी अगर गाइडेंस मिल पाए, कोई किसी को सीनियर मिल सकते हैं, किसी को कहीं और से रिसोर्स मिल सकता है, कुछ बार तो चेक करा लीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अगर आप, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुएं के मेढक बने हुए हैं, एक बार तो आपको चेक करा लेना चाहिए। ठीक हर है। कॉपी, हर सब्जेक्ट की दो दो, एक एक दो दो टेस्ट लिख के, और फिर कुछ अगर किसी का अच्छा पीयर ग्रुप है, पीयर रिव्यू कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। आपको कुछ ऐसा हेल्प हुआ पीयर ग्रुप से? यस सर, कुछ लोगों के साथ मतलब मैं बैठ के डिस्कस करते थे हम लोग कि इसमें क्या कर सकते हैं, और बाकी मैं लिखा, काफ़ी लिखा है सर। तो थोड़ा थोड़ा फिर मेरे को स्टैंडर्डाइज भी हो गया कि टॉपर कॉपीज भी देखी, तो धीरे धीरे चीज़ें इंक्रीमेंटल, जो आपने पहले पूछा था। और रिसोर्सेज का, डू वी नीड टू ऐड लॉट ऑफ रिसोर्सेज और वी नीड टू डू वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्सेज? सर पहला मतलब शुरू के अटेम्प्ट में तो मुझे लगता है कि जितना है आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बनाइए। देर इज़ नॉट, मतलब कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है रिसोर्स ऐड करते रहने की। और पहला मंत्र तो ये होना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को 5-10 बार नहीं पढ़ सकते तो उसको खोलिए ही मत। अच्छा, जैसे एक क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे कंसर्न रहते हैं मैपिंग पे, प्रीलिम्स आ ही रहा है तो उसी पे क्वेश्चन है। बहुत बच्चे कंसर्न रहते हैं कि मैपिंग पे
वो बच्चे यूट्यूब में क्या करने लग जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका पूरा पढ़ रहे हैं, साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं, यूरेशिया पढ़ रहे हैं, अफ्रीका पढ़ रहे हैं, पूरा कॉन्टिनेंट्स के इन डिटेल जा रहे हैं, रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, पॉपुलेशन, रिवर्स। इज दैट इम्पोर्टेंट? बिकॉज यूपीएससी तो नहीं पूछ रहा है। नहीं। और मैपिंग के 3 से 4 सवाल है, और मैपिंग तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ कहना। दीज आर सम लोकेशन बेस्ड विच आर इन न्यूज, न्यूज़, प्लेसेस इन तो न्यूज़ उसको आपने कैसे एड्रेस किया? एक्चुअली। और स्टूडेंट्स को क्या, और एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो कि अपना बहुत सारा टाइम इन कॉन्टिनेंट्स को याद करने में निकाल देते हैं? चलिए, मुझे लगता है मिसगाइडेंस हो रहा है कहीं ना कहीं से। एक 2-3 घंटे का वीडियो या 15 पेज की पीडीएफ भी हो, हाँ। जो जिसमें बता दे कि नागोर्नो कराबाख इज इन न्यूज़ फॉर विच रीजन, या फिर कहाँ पे क्या क्या हुआ ना, जैसे कुछ कुछ रीजन जैसे हमेशा आर्कटिक न्यूज में आया था। शैगोस आइलैंड है कि वहाँ पे हम्म। डिस्प्यूट चल रहा है मॉरिशियस इंग्लैंड का। ऐसे ऐसे बस ये देख लें, बेसिक बेसिक। मतलब जो न्यूज में हाँ। चल रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट हाँ। ओनली। क्योंकि अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो कुछ और मिस आउट कर रहे होंगे। कर्व ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो जाएगा कुछ टाइम ट्रू बाद। ट्रू, वही आपकी बात पे हम आए तो प्रायोरिटाइज करना वेरी इम्पोर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट। क्या नहीं है। वो 3 क्वेश्चन आने हैं 3 आएंगे, उसमें और से उन 3 एक से तो आप इजी होगा इतना सर, टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक तो इजी होगा, सब कर लेंगे। एक हम्म। टफ होगा, तुम उतना पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है 1 2 3 4 में आए, रैंडम बी मार दो, हो सकता है सही हो जाए। ओके। सो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अब तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए 2-3 प्रैक्टिकल सजेशंस आप क्या देना चाहेंगे? सर, एक दिन मैं इंटरेक्ट कर रहा था कुछ लोगों से, वो बोल रहे थे हम इंजीनियरिंग से हैं और हमें पढ़ने में दिक्कत होती है। मतलब ये तो मतलब कह रहे थे कि पढ़ना कैसे हम पढ़ें, हम आर्ट्स वाले को पढ़ने की आदत होती है मोटी मोटी किताब। ये मुझे पर काफ़ी वो लगा मुझे कि लगता है कि इंजीनियरिंग में तो इससे ज़्यादा मोटी किताबें हैं। हाँ है, पर मतलब उनका पता नहीं कैसा डाउट था। मैं को ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखो, बेसिक है ये समझना कि क्या आप, जैसे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन होता है सर, आप बड़े बड़े चीज़ों को छोटे छोटे पार्सल्स में तोड़ते जाते हैं। तो छोटे छोटे पार्सल्स में तोड़ते जाइए चीज़ों को। टारगेट को छोटे छोटे गोल्स बनाइए। वही सर, वीकली डेली उसको फॉलो करते जाएं। दूसरा यह है कि कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि आपको पॉलिटी समझ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चीज़ें, उसका नाम जनरल स्टडीज इसीलिए है क्योंकि वो जनरल है, तो सब समझ आएगा। ऐसा कोई फियर लेने की जरूरत नहीं है किसी चीज़ से। अब वही बात है कि एवरेस्ट पे चढ़ना देखा जाए तो 8000 मीटर, तो ऐसा लगता है इतना ऊपर, लेकिन अगर उसको छोटे छोटे यस सर। टारगेट्स में तोड़ा जाए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फाइनली यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन। यस सर। रादर देन लुकिंग अ पिक्चर ऑन अ लार्जर एस्पेक्ट, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। क्योंकि आज के दिन तो आप नहीं निकाल सकते एग्जाम, क्योंकि आज एग्जाम नहीं होगा। आज के दिन सिर्फ आप आज का काम कर सकते हैं। अगर आप आज का काम ऐसे साल भर ऑनेस्टली करते रहेंगे तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड आएगा। जो लोग 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, who are now started preparing for this 2026, उनके लिए कोई एडवाइस या एक मैसेज जो आप देना चाहें? Build your fundamentals, that will always be with you for whatsoever years you will prepare. फंडामेंटल्स एक बार बाद में बनाना वेरी टफ होता है। एक स्टेप पीछे जा करके दोबारा सीखना बहुत टफ होता है। अभी आप हर सब्जेक्ट के नुआंसेस को अच्छे से समझ लीजिए। हर टॉपिक के हर कीवर्ड को, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। समझने से आपको आगे के स्टेजेस पे जाकर के लिफ्ट मिल जाएगी, वरना हर सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। अच्छा, एक एडवाइस उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी कंफ्यूज हैं और जो अभी अनश्योर है कि हमें क्या करना चाहिए। वो लोग तैयारी सिविल सर्विस या तो सोच रहे हैं करना है, या कंफ्यूज अब कर रहे हैं, छोड़ दें, अटेम्प्ट दें या ना दें। बहुत से बच्चों को ये आता ना कि जैसे भी 2025 का अटेम्प्ट है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे, सर हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट द राइट पर्सन टू टेल देम। इट डिपेंड्स उन्होंने कैसे पढ़ा है। सबसे बड़ी चीज़ सर, ये बहुत पर्सनल चीज़ है कि सबकी फैमिली अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही होगी, सबको करियर गोल्स अलग होंगे, सब अपने आप को देखते अलग तरीके से होंगे। ये चीज़ बहुत पर्सनल है। लेकिन आई थिंक इन सिविल सर्विसेज व्हेन, मतलब ये जानना कि व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू लीव इज़ वेरी वाइटल। इट इज़ 1 in 1000 वाला एग्जाम सर। 1 in 0.01%, 0.001, मतलब इस टाइप का सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी है। तो नोइंग कि वो ये तो जो हमने डिस्कस किया सर, उससे कैसे ही बेहतर हो सकती है, लेकिन स्टिल होगा 1000 में 1 का सर, या रियलिस्टिकली 500 में 1 का। एंड कंपटीशन इज वेरी ब्रूटल। तो आप हैव समथिंग टू फॉल बैक एट द एंड ऑफ द डे। अगर
क्योंकि सर है तो एग्जाम सर, खत्म थोड़ी जाती है जिंदगी सर। It's not हाँ? the end of the world. Yes, You are sir. born for something else. यस सर, खुश रहना पर्पज है। अब कहीं और करेंगे सर, कुछ और करेंगे, और जगह लोग जाके बहुत अच्छा करते हैं, True, true. तो वो चीज़ें रहना चाहिए। लेकिन वो चीज़ प्लान बी कैन नॉट बी और प्लान ए कि पहले प्लान बी करने लग जाए। जब तक आपने सोचा है कि आप एक बार मेंस लिख लिए, आपको पता चल गया क्या वीकनेस है, दूसरी बार जाके दे लिए, इसके बाद एक्चुअली रियलिस्टिक एस्टिमेशन हो जाता है मुझे लगता है सेकंड मेंस में, या कोई बाद में ही पहली बार मेंस लिखा है तो उसके बाद रियलिस्टिक एस्टिमेशन हो जाता है। जैसे बहुत लोग पहली बार 5वें अटेम्प्ट में मेंस प्री निकालते हैं और पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ले आते हैं, वो केसेस भी होते हैं। लेकिन आपको रियलिस्टिकली एस्टिमेट हो जाना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और अगर वे आउट नहीं दिख रहा है तो ज़्यादा ऑब्सेशन नहीं रखें, इट्स लाइफ, फाइंड समथिंग। इसी पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एक एस्पिरेंट को कितने अटेम्प्ट देने चाहिए और कब उसे लगना चाहिए कि नो आई एम बॉर्न फॉर समथिंग एल्स? एक तो ये फिर से मैं बताऊंगा पर्सनल सा है बहुत, कहीं पे तो सर अगर आप से एग्जांपल कोई पर्सन पढ़ रहा है या पीवाईक्यू लगा रहा है या टेस्ट दे रहा है, क्योंकि यूपीएससी तो साल में एक ही बार टेस्ट लेगी सर, लेकिन आपको तो पहले से समझना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं। True, तो आप true. टेस्ट वेस्ट देते रहेंगे, अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंटली कुछ तो है जो मैं सब कुछ करने के बाद भी मेहनत भी कर रहा हूँ, सही दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं क्लिक हो रहा है, तो एक इन दैट केस सोच लेना चाहिए, क्या पता कुछ और बेहतर चीजें हों। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये है सर कि जब ऑफ कोर्स लोग जिम्मेदारियों में भी छोड़ते हैं सर कि कब तक करें, फैमिली संभालनी है, बिल्कुल। उन केसेस में है। और तीसरा केस सर ये है कि जब मतलब पहले का ही एक्सटेंशन टाइप है कि आपने मेंस वेंस लिख लिया, लेकिन मेंस में मैंने देखा है सर, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, सेकंड मेंस में रियलिस्टिकली इंसान को पता चल जाता है कि वो, मैंने देखा है सर किसी का सेकंड बार नहीं हुआ तो थर्ड फोर्थ बार में होना बहुत टफ हो जाता है। तो कहीं पे वो पूरा प्रोसेस आपको पीछे दोबारा जा करके सीखना पड़ेगा, कहीं आप ऐसी चीज मिस कर गए जिसको अब दोबारा सही करना पड़ेगा। अगर हो सकता है सही तो कर लीजिए, नहीं तो बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, बाकी चीजें भी हैं सर, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है सर अभी और- तो, और बेटर होता जा रहा है सर। True, प्राइवेट true. सेक्टर अभी बहुत अच्छा, इमर्जिंग सेक्टर है, Yes, बहुत sir. अपॉर्चुनिटीज है। अब प्रीलिम्स में ऐसा कुछ जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में हो ही नहीं रहा? प्रीलिम्स इज वेरी अनसर्टेन सर। प्रीलिम्स को मेरा जो मानना है कि एवरी प्रीलिम्स इज डिफरेंट, एवरी इंटरव्यू इज डिफरेंट, एवरी मेंस इज सेम सर। Okay, prelims is different, interview is different, mains remains same. यस सर, मेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है सर। आप ओवर द इयर्स पेपर देख लीजिए, पूरा पैटर्न है। आपको Obviously. पता है कि छः पैसे जाएंगे उसमें, एथिक्स में 13 क्वेश्चन आएंगे, 10 तो उनमें से 3 वो होंगे कोटेशन, सब तो ऑलमोस्ट पता ही है सर। कोटेशन में 4 डायमेंशन तोड़ने हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ पता है ना सर। लेकिन प्री में हर दिन आपने 23 में देखा कैसा प्री आया, 24 में सब उम्मीद करे थे 100 के पार जाएगा कट ऑफ, फिर जब बाद में एनालिसिस किए तो पता चला कि उतना 87, इजी नहीं था सर। मतलब लोग शुरू में एस्टिमेट कर दिए ना कि 105 कट ऑफ जाएगा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसमें भी पता चला कि ट्रिक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिकी खेला हुआ है। तो ये सब चीज़ें प्री को 25-30 क्वेश्चन जैसे हैं वो तो आपको नॉलेज से आ जाएगा। मैं अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कुछ डैफ के रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस आपका जो इंटरव्यू में आपको हेल्प किया हो? यस सर, डेफ में ट्रैकिंग पे क्वेश्चन आए थे। सबसे इम्पोर्टेंट मेरा इंटरव्यू में तो दोनों साल, इनफैक्ट फॉरेस्ट में भी तीन इंटरव्यू में हमेशा डिपार्टमेंट जहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट एरिया रहा है। ओके। उत्तराखंड से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, एंड बहुत कम लोगों ने देखा होगा यूपीएससी ने इंटरव्यू का भी सिलेबस दिया है। अगर आप जाके देखिएगा यूपीएससी ने इंटरव्यू का भी सिलेबस दिया है कि वो क्या चीज़ जज कर रहे हैं। उनमें से 1 आउट ऑफ 10 कंपोनेंट इज डेफ। डेफ में कितना किसका हैवी है उस चीज़ को भी वो देख रहे हैं, 1 in 10 है वो। लेकिन उसको भी देखिएगा, उससे बेसिस से आप अगर आंसर सोचने लगेंगे ना तो वो भी बेहतर हो जाएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन क्या, आईआईटी कानपुर से क्वेश्चन आते हैं। हॉबीज के रिलेटेड आपकी? हॉबीज से ट्रैकिंग से आए हैं, जिमिंग एंड एक्सरसाइज से नहीं आया है अभी तक। हॉकी से एक बार आया है, okay. एक दो बार आया है, बट उनको कुछ चीज़ जो जल्दी अपील कर जाती है उससे ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि मैं CPWD में वर्क करता हूँ
हम लोग ऑलमोस्ट पूरा सेंट्रल दिल्ली का एरिया जो है उसमें उसका कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस रिपेयर करते हैं। तो सभी लोग वहाँ से सेक्रेटरी या यूपीएससी मेंबर सब लोग उन्हीं के मतलब true. हमारे से एफिलिएटेड रहते हैं, Mhm. तो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है इसमें। Thank you very much, Rahul, for your insightful guidance to the aspirants. It was very nice to interact with you. We would love to talk more about it, but we have some time constraint here also. और आपको भी लेट हो ही रहा है because of office से break लेकर आए हैं। Thank you very much. All those aspirants who are about to appear in 2025 prelims or who are appearing for 2026, who are planning to prepare for 2026, you can go through the guidance, the tips which Rahul has shared with you. It will really be helpful and help you to qualify this exam. Thank you very much.